बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर बिल्कुल वाजे कर दिया कि NSC की 2 मीटिंग्स में किसी बैरूनी साजिश का कोई जिक्र नहीं हुआ है और कोई सबूत इसका इस हवाले से नहीं मिला है। हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई है। उनके एक बार फिर इस वजाहत के बाद में भी सियासतदानों की जानिब से मुसलसल फौज को सियासत में मुलविस करने के हवाले से बयान दिए जा रहे हैं। असद उमर साहब ने आज भी बयान दिया। इससे कबल शेख रशीद, खुद इमरान खान और दीगर मुतादिद सियासतदान इस हवाले से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो फौज की बारहा वजाहत के बाद भी इदारे को मुतनाज़ बनाना और सियासी बयानात में शामिल करना कितना नुकसानदेह होगा, सियासी बहस से क्या इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं, इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। ये बड़ा तारीखी बजट है क्योंकि ये पंजाब असेंबली में नहीं, ऐवान इकबाल में पेश किया है। 3226 अरब रुपए का बजट पेश किया अवैस लगारी साहब ने, जो वजीर खजाना पंजाब हैं। ये पंजाब का 41वां इजलास जो ऐवान इकबाल में तलब किया गवर्नर बलीगुर रहमान ने। इसके अलावा एक और इजलास आज हुआ पंजाब असेंबली का 40वां इजलास, जिसकी सदारत चौधरी परवेज इलाही कर रहे थे। परवेज इलाही साहब ने आज बाद में मीडिया से बात भी की और कहा कि जो ऐवान इकबाल में इजलास हुआ वो गैर आईनी था, उस हवाले से हम कोर्ट जा रहे हैं और ये मामला जो है सब कुछ गैर आईनी हो रहे हैं। क्या पंजाब का ये जो बजट पेश हुआ है ये तारीखी बजट है और इस मामला को लेकर अपोजिशन ने क्या वाकई हद से तजावुज़ किया है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सियासतदानों के असासे जाहिर कर दिए हैं 2021 के, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा है और आसिफ जरदारी के असासों की मालियत 71 करोड़ से ज़ायद, इमरान खान के असासों की मालियत 14 करोड़ से ज़ायद, जबकि बिलावल भुट्टो के असासों की मालियत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवाम को कितना एतमाद है जो असासे जाहिर किए हैं सियासतदानों ने? इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात होगी मुनस इलाही के हवाले से, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है शुगर कमीशन के हवाले से। मुनस इलाही ने भी मीडिया से बात की और कहा कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, PTI का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में आने वाली है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्जियाकार अलीना शिगरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, फौज की बारहा वजाहत के बावजूद भी सियासी बहस से इदारे कितना मुतनाज़ हो रहे हैं? देखिए, फ़ौज को सियासी तौर पर डिस्कशन का मौजू बनाना तो अब तो काफ़ी अरसा गुजर गया इसमें। पिछले ख़ास तौर पे पिछले 5 साल तो बहुत ही बुरे रहे इस मसले में, बल्कि अब हाँ 5 साढ़े 5 साल हो गए। किसी से पूछें कि ये क्यों होता है तो कहेगा कि फ़ौज का अमल दखल इतना रहा है हमारी सियासत में कि उनका डिस्कस करना लाजमी है। लेकिन साथ ही साथ हम फ़ौज की जो इज़्ज़त है उसको भी मौजू बनाते हैं। मेरे ख़्याल में फ़ौज की इज़्ज़त से बात अब बहुत आगे जा चुकी है और बात वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ पर कि हमने कंधों पे इशारे करने से लेके टेलीफ़ोनों की बात की, फिर इशारों का ज़िक्र किया कि इशारे जहाँ से होते हैं, कोई बताएगा तो करेंगे, कोई कुछ करेगा तो करेंगे। तो ये तो रोज़ की बातें हैं, रोज़ के मौज़ूआत हैं। अब आ जाएँ कि ये क्यों करना पड़ता है, क्या वजह है, उसमें आपको गिनवाएँगे कि 30 से 31 साल तक इस मार्शल लॉ दौर रहा हमारे 75 साल के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये भी मजबूरी है कि इनकी मदद के बगैर कोई हुकूमत ना टिकती है, ना टिक सकती है, ना आ सकती है, ना आती है। तो इसलिए फिर बार-बार ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर के इनको मदद की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसको खुद उलझाते हैं सियासत के अंदर। दूसरी बात, ये कहा जाता है जी क्या करें, वो नैब-शैब का चक्कर है, नैब। बात ये है कि हम मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कोतवाल को कि कोतवाल जो है वो क्यों हमें पकड़ता है रात के वक़्त में। भई आप चोरी बंद कर दें, वो पकड़ना बंद कर देगा। तो हम जुर्म बंद नहीं करते, चोरी बंद नहीं करते, हम कहते हैं हमें छोड़ दो, मुकम्मल छोड़ दो। अभी आज का मसला रेको डिक हो, सऊदी अरेबिया से कर्ज लेना हो, चीन से पैसे मंगवाने हों, कोई किसी किस्म का काम आपका फंस चुका हो, आप फ़ौज को इस्तेमाल करते हो, कहते हो कि जनाब आप चले जाएँ, आपकी क्रेडिबिलिटी हमसे बेहतर है, आपकी फिर कोई बात मान जाएगा, हमारी तो ये भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये दुनिया आपको इस तरीके से देख रही है, सिर्फ पाकिस्तान में फ़ौज आपको ऐसे नहीं देखती या फ़ौज से रिलेटेड लोग नहीं देखते। तो ज़रूरत क्या है, साख सबसे पहले बढ़ के बनाई जाए। मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ आपको वेरी ब्रीफली, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। जी जी। अमेरिका के अंदर
वो ये कहते हैं कि भाई वो बिफोर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आर सीटेड, वो कहते हैं अगर कोई फौजी रिटायर्ड सर्विंग फौजी है तो सबसे पहले वो जहाज में बैठ जाए। वो दर्जा बदर्जा बैठाते हैं, पहला दर्जा उनको देते हैं। जहाँ फौजी नजर आ जाए खड़े होकर सलाम सलूट करते हैं। कोई कहेगा उन्होंने कौन सा आज तक उनके मुदाखलत की, बावजूद इसके कि कम से कम 25 से 30 उनके कमांडर इन चीफ्स को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाया गया। तो मैं ये नहीं कहता कि फौज का अमल दखल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन काश कि मेरे सियासी अकाबरीन 15 साल का दौर है ना जी, ये लगातार इन 15 सालों में भी हम कुछ नहीं कर सके। कभी इशारों ने रोक लिया, कभी इशारों ने बिठा दिया, कभी इशारों ने हटा दिया। खुद अपने तौर पे कुछ नहीं। अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है एसेट्स की, आज देखिए एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं, उसके ऊपर सवाल भी है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसको कोई नहीं रोकती फौज। फौज इसको रोकती है कि तुमने जब हुकूमत में बाढ़ जाओगे तो काम बिल्कुल नहीं करना। तो ये कमाल की तजादात हैं और कमाल की उसकी तौजीहात पेश की जाती हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। जब तक हम सियासतदान को ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें अपना काम सीखना है, ऑनेस्टली करना है, लोगों को डिलीवर करना है, तुम पब्लिक सर्विस के आदमी हो, तुम्हें पब्लिक सर्विस करनी है, जब तक वो ये नहीं समझेगा और इसको एक जाती जागीर बना के रखेगा, ये मसाइल आते रहेंगे। ठीक। सज्जाद मीर साहब, फौज की बारहा वजाहत के बावजूद सियासी बहस से कितना मुतनाज़ हो रहे हैं इदारे? असल में जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये फ़ौज की मदाखलत या फ़ौज को मदाखलत की दावत देने से आगे बहुत बड़ी बात है। ये एक पूरा बिल्ड किया गया सिनेरियो बिल्ड किया गया जिसमें ये कहा गया कि गैर मुल्की साजिश हुई है हुकूमत को उल्टाने के बारे में, और एक ख़त का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये ख़त हमने, जो हमारी सिक्योरिटी का अदारा है जिसमें आर्मी चीफ, तीनों आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और ISI चीफ बैठे थे, उन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई। लोग कहते रहे एक साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ मदाखलत का हुआ है। और डिप्लोमेटिक टर्म में मदाखलत के कुछ और माने हुआ करते हैं। मदाखलत तो ज़रा सी बात को भी कहा जाता है और उसमें एहतजाज भी किया जाता है, कुछ कहा जाता है। आज आर्मी चीफ ने यही बात की, डायरेक्ट उन्होंने आज इमरान खान को मुखातिब किया, गोया नाम लिए बगैर। तो ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ हमारे इजलास हुए, हमने कुछ कहा, भाई हमें तो साफ लफ्ज़ों में वजाहत कर दी थी कि इस मसले पर कोई साजिश नज़र नहीं आती। हमारी एजेंसियाँ इसी के बारे में तहकीक करती हैं, काम करती हैं और करती रहती हैं। उनकी रिपोर्ट में भी ये बात क्लियर है कि किसी किस्म की साजिश का कोई शायबा, और शायबे का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया गया, जो इस मामले में मौजूद नहीं। ये साफ तौर पर यह कहा गया कि आपने जितना अपना पॉलिटिकल सिनेरियो बुलंद किया हुआ, पेश किया हुआ है, उसमें यह है कि बाहर की साजिश हुई, अंदर के लोग मिल गए। फिर अंदर के लोगों को एक तो आपने चोर कहा, वो तो सियासतदानों को कहा। दूसरे आपने कहा कि वो जो अपने आप को जानवर कहते हैं, और जानवर तो जो होता है यानी कि न्यूट्रल कहते हैं, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो गोया आपने फौज को भी राय रास्त इस तरह इन्वॉल्व कर दिया, जो कि एक हद से बड़ी हुई बात। आज पहली बार, पहले जब बयान आते रहे तो उन्होंने यही कहा कि हमने साजिश का लफ्ज़ नहीं था, मदाखलत का था तो वो था। आज उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमने एक एक बात की वजाहत कर दी थी, हमारी एजेंसियों ने बता दिया था कि किसी साजिश का कोई शायबा नहीं है, कोई शक नहीं है, हमें इल्म नहीं, हम काम ही यही करते हैं। नहीं कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी एजेंसियों को, उनको खबर नहीं हुई और अमरीकी बैठे साजिश करते रहे, अमरीकी हो या कोई हो साजिश करते रहे, और पाकिस्तान की हुकूमत को पलटना चाहते थे, हमारी एजेंसियों को इसकी खबर नहीं हुई। आप ये कहना चाहते हैं हमारे इदारों ने कहा कि हमने अच्छी बात नहीं की। ये एक हद से बड़ी बात है। ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये शटअप कॉल है। तो बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन आसान लफ्ज़ों में यही कि शटअप कॉल है, ये बहुत हो गई। चुनांचे आज इमरान ने जो गुफ्तगू की है, तकरीर की है, उसमें किसी साजिश का इस तरह का जिक्र नहीं था। चोर चक्कों का जिक्र तो था, लेकिन ये नहीं था कि वो न्यूट्रल का, जानवर का, इन बातों का जिक्र नहीं था। ये बात अब हद से बढ़ गई है। देखिए, आप अपने इदारों को इतना बदनाम नहीं करें, आप करें। नवाज शरीफ ने भी किया था कि मेरी हुकूमत को गिराया गया और ये किया गया, वो किया गया, कभी इशारा अदालत की तरफ करते थे पीछे। लेकिन इमरान ने अब सारा अदालतों को भी और इनको भी, फौज को भी बराह रास्त मतून करना शुरू किया है। उसमें फौज ने बड़े खुल कर, बड़े साफ लफ्जों में ये कहा कि जिस साजिश की बुनियाद पर आप अपना पूरा बिल्ड कर रहे हैं, वही वो हमने नहीं की। इस मामले में आप हमें कहें कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल तो है, लेकिन अगर आप ये समझें कि हम झूठ बोले तो भाई हम झूठ नहीं बोले। ठीक है रजा रोमी साहब, फौज की बारहा वजाहत के बावजूद सियासी बहस में शामिल किया जा रहा है फौज को, कितना मुतनाज़ हो रहा है इदारा इससे?
जी, देखिए जवाब आप जो सवाल पूछा है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। शहजाद चौधरी साहब ने एक तारीख का आपको पस मंज़र बताया है। लेकिन अगर मैं आपका सवाल जो है उसको ज़रा मैं उसकी क्या क्या उसको बोलते हैं एडिट जी कर जी। दूँ मुदीराना तो फौज को बार-बार इमरान खान साहब क्यों घसीट रहे हैं? ये आज का सवाल है और यही वजह है कि ये जो बात है उसको उसी तरह कहना चाहिए। ये बात बार-बार इमरान खान साहब, उनके सपोर्टर्स इस चीज़ को बावर करवा रहे हैं कि उनको निकलवाने में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, वो न्यूट्रल हो गई है और न्यूट्रल लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। वो न्यूट्रल अल्लाह ने कहा है कि न्यूट्रल नहीं हो सकते, जानवर होते हैं। ये उनकी तरफ से बार-बार इसका ज़िक्र हो रहा है और अब इस बार तो तमाम हदें अबूर हो गई हैं। देखिए, पाकिस्तान में पहले एस्टेब्लिशमेंट जो थी ना, वो इस चीज़ का तयन करती थी कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। आज माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए ही एक सियासतदान जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो मीर जाफ़र के लेबल्स लगा रहे हैं, वो भी और उनके हवारी भी। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने मौजूद है। आप कुछ टीवी चैनल्स देख लीजिए, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पोस्ट देख लीजिए, जो गुफ्तगू हो रही है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी बार उन्होंने इसकी वजाहत की है और जैसे मीर साहब ने कहा शट अप कॉल भी दी है कि सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जितने झूठ घड़े गए हैं उनका कोई सबूत नहीं है। जब किसी भी मुल्क में कौमी सलामती के इदारे जो होते हैं वो बेहतर पोजीशन में होते हैं, कोई थ्रेट या साजिश किसी मुल्क के खिलाफ हो रही हो, कोई बैरूनी मुल्क इंटरफेरेंस हो रही हो, वो उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं और उसको हैंडल भी करते हैं। अगर वो इदारे बार बार ये बात कह रहे हैं तो फिर उस बात को तस्लीम करना चाहिए और ये मनमानी की जो जो सियासत है इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और इसी तरह आपने देखा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बारे में भी जो है वो बार बार वही झूठ फैलाया जा रहा है। वो रूसी कौंसल जनरल ने कह दिया, रूसी सफ़ीर ने कह दिया, उन्होंने कहा हमारा कोई मायदा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ सस्ता कोई तेल खरीदने का या बेचने का और पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं, उसके बावजूद उसको जो है वो उसका जिक्र किया जा रहा है और बड़ी ढटाई से किया जा रहा है। जी अब बात यह है कि एक तरफ झूठ की इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां हों और दूसरी जानिब जो है ये एक असल में 21वीं सदी में इसको जो अंग्रेजी में कहा जाता है पोस्ट ट्रूथ एज, ये उसमें हमारा मुल्क और उसके इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। उनका पाला पहले वाले सियासतदानों से पड़ा जिनको वो असेंबली चाहे जुनेजो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, जमाली हो, असेंबली तोड़ दी जाती थी या इस्तीफ़ा मांग लिया जाता था, वो खामोशी से घर चले जाते थे, थोड़ा बहुत शोर मचा लेते थे। यहाँ तो उलट हो गया है। यहाँ तो ये है कि जी मैं तो खुद जो है अगर मुझे चूंकि निकाला है इसलिए मैं पूरे घर को ही आग लगा दूंगा। तो बात साफ करनी चाहिए, दो टोक करनी चाहिए। जी ये जो तरीकाकार है ये नामुनासिब है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अच्छा नहीं है, ये इदारों के लिए अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात और वजाहतें और तौजीहात जो है उनसे अब काम नहीं चलेगा क्योंकि मामला हद से आगे बढ़ गया है। इसके लिए ठीक। कुछ ना कुछ मजीद जो है आगे बढ़ के करना होगा। आप झूठ का मुकाबला जो है वो बयानबाजी से तो हो ही नहीं सकता, उसका सच से और कानून से मुकाबला होता है। कानून को हरकत में आना चाहिए और ये बंद होनी चाहिए, ये इस तरह की लगव गुफ्तगू जो है। जी राइट। अलीना साहिबा, फौज की बारहा वजाहत सामने आ रही है कि फौज को सियासी मामलात में ना घसीटा जाए और NSC की 2 मीटिंग्स हुई, किसी बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी फौज को शामिल बहस किया जाता है। इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं इससे? जवाब सबसे पहले तो देखें, दो किस्म की ऑडियंस होती है। एक तो इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है जिसको इस किस्म के रिबटल से उनकी ओपिनियंस चेंज नहीं होते, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, और एक होती है इल इन्फॉर्म्ड हमारी ऑडियंस जिसको पता ही नहीं है कि जी साजिश हुई है, मदाखले हुई थी, ना उनको इस चीज़ से कोई गर्ज है। समझ ये नहीं आ रहा कि रिबटल्स इदारों को आखिर देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। नेचुरली जब आप जानते हैं बार बार, और जो पैनलिस्ट जिस तरह से डिस्कशन हो भी रहा है कि भाई बार बार न्यूट्रल्स और बार बार अपने जलसों में जो है वो जिक्र किया जा रहा है और उनसे एक रोल प्ले करने की जो है मेरे ख्याल से उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो न्यूट्रल ना रहें और न्यूट्रल जानवर होता है। अब इदारे अगर आके इस किस्म के रिबटल्स दें, और आपको पता है DGISPR की जो पोजीशन थी वो फोकस थी टू जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी,
इससे मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डैमेजिंग होता है। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी नज़र आती है कि अगर मेरे ख्याल से अगर आग नहीं है तो फिर धुआं क्यों उठ रहा है हर तरफ से? जो है साइड से जो है वो धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वो जो टेलीफ़ोन बीपर था डीजीआईएसपीआर का, उसमें ज़िक्र उन्होंने किया आर्मी चीफ के चीन के दौरे के हवाले से। और इस हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि सियासी हलकों में ये बात ज़रूर हुई है कि आर्मी चीफ का जो हालिया दौरा चीन था, उसमें उनके काउंटर पार्ट से मुलाकात नहीं हुई, और फिर एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है सहाफ़ती हलकों में कहीं न कहीं कि वो शायद एक पेड विज़िट था, या एक इम्प्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि चाइनीज़ जो है वो हमसे अपसेट है, या चाइना का एक डिसप्लेजर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसको परहैप्स जो है वो एक तासुर बन रहा है कि जी, और इसको वो निगेट करने के लिए या रिवर्ट करने की तो वो एक पेपर दिया गया, जिसमें आप जानते हैं कि दूसरे रोज डीजीआईएसपीआर ने क्लियरली कहा कि आर्मी चीफ था, लेकिन वो 2018 के उनके चीन के दौरे का गालिबन जिक्र उन्होंने जरूर किया, जिसमें उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई थी। और असल बात जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जी शायद वो काउंटर पार्ट से नहीं उनकी मुलाकात हुई, उसको रिवर्ट किया भी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस किस्म के रिबटल्स और बार बार आके पॉलिटिशियन की इन बातों का रिस्पॉन्स देना, मेरे ख्याल से इदारे की पोजीशन को मजीद उस पर असरअंदाज जी आके इदारे किस्म की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको आज भी रिस्पॉन्स नजर आया शीरी मजारी और असद उमर साहब की जी जी वो जो प्रेस, वो एक रिस्पॉन्स ये एक्सपेक्टेड भी था कि आज एक रिस्पॉन्स जरूर उनकी तरफ से आना भी है। तो यस, मेरे ख्याल से रिबटल्स जो है वो जी डैमेजिंग मेरे ख्याल से ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं कि आके सफाई देनी पड़े अगर इदारे को। ठीक है, अब ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब के बजट के हवाले से। नई तारीख रकम हो गई है, क्या अपोजिशन ने हद से तजावुज़ किया है? इस पर बात होगी एक ब्रेक बैक। अब बात करेंगे पंजाब असेंबली की, जो है तो एक बजट भी एक ही पेश हुआ, लेकिन इजलास दो हुए हैं। ये नई तारीख रकम हो गई है। सज्जाद मीर साहब, क्या अपोजिशन ने हद से तजावुज़ किया? नहीं, तारीख रकम हो गई है कह रहे हैं आप, ये अच्छी बात है, तारीख रकम हुई है, एक नई बात हुई है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। यकीनी तौर पर इसमें अभी फैसला तो शायद हो सकता है अदालतों में जाए और एक पखंड खड़ा हो जाए और बहुत सी बातें यहाँ पैदा हो जाए। पंजाब की सूरत ऐसी है कि इसका असल फैसला तो आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वालों की तादाद पर होगा, फिर असम्बली की असल तादाद का तयन किया जा सकेगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब एक एक जैसे होता था, जब बजट होता था तो आप हंगामा करते थे, शोर बजाते थे, दस्त बजाते थे। हम इसको भी बतून करते थे, हम कहते थे ये क्या है, ये क्या है। डिसेंट लोगों की तरह बजट पेश करो, उस पर एतराज़ करो, गुफ्तगू करो, बहस करो, लोगों को भी सुनने का मौका मिले और उसके बाद आप बजट पास करो। उस पर हम एतराज़ किया करते थे। लेकिन इस बात तो उन्होंने हद कर दी ना। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को हर मामले में अपने स्पीकर के इख्तियारात का जो इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल हद से बड़ा हुआ करते हैं। उन्होंने हद ये कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं, आईटी को इसको यहाँ पेश किया जाए, और पेश करके हो सकता था कि वो रूलिंग देते कि इनको 4 महीने के लिए कर दिया जाता है। अब जो स्पीकर रूलिंग देता है, हाउस के अंदर देता है, वो बड़ी खतरनाक होती है। सिविल सर्वेंट के लिए ये बड़ी खतरनाक बात होगी कि उसको असेंबलियों में इस तरह हाउस में बुलाकर इस तरह डिसमिस किया जाए या इस तरह उनके खिलाफ कोई रिमार्क्स किए जाए। ये खासी खतरनाक सूरत होती है। चुनांचे गवर्नमेंट यकीनन ये नहीं चाहती होगी। दूसरा, इनका तो आके वो एक से माफ़ी मांगे। भाई, अगर उनको कोई आर्डर दिए गए हैं तो आपकी लड़ाई उस हुकूमत से है जिसने आर्डर दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उस हुकूमत के कहने पे किया है जो यहाँ मौजूद है। आप उससे लड़ें। उससे लड़ने के बाद वहाँ उनके मनसबदारों के साथ, एहलकारों के साथ अगर आप लड़ाई देती हैं तो लेकिन आपने शर्त लगा दी कि जब तक ये नहीं होता हम बजट पेश नहीं होने देंगे। असूली तौर पर बजट पेश करना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बजट पेश करना जहाँ वजीर खजाना की या वजीर आजम की, वजीर आला की जिम्मेदारी है, वहाँ ये स्पीकर की जिम्मेदारी भी है। वो इस जिम्मेदारी से जब तो कोई रास्ता रहा ही नहीं था, 2 दिन तक ही तमाशा लगा रहा। तो ये के तौर पर अब उन्होंने जो गवर्नर ने आर्डर दिए हैं और दूसरी बार किया है और जारी किए हैं ऑर्डिनेंस, जी अब उसकी कानूनी हैसियत क्या है, आईनी हैसियत क्या है, ये तो अलग बहस होगी। अब बहस चलेगी, लेकिन ये कुछ जी खुशगवार सूरत हाल नहीं है। ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अच्छा, उन्होंने इजलास ऐवान इकबाल में कर दिया है। ऐवान इकबाल का भी हाल कोई छोटा नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने जो चीज़ें खुद बनाई होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं। बस चीफ मिनिस्टर हाउस था, उन्होंने बड़ा शानदार बनाया था। ऊपर सेहन में शीशे लगा दिए थे, जिससे गुजरते हुए आपको नजर आता था कि आप पता नहीं कई दुनिया में आ रहे हैं। इस तरह उन्होंने जो ये ऐवान बनाया है, ये भी उनके दिनों में बना है।
और इस पर उनको बड़ा नाज है कि मैंने बड़ा कमाल का बनाया है। ये नाज अपनी जगह है, लेकिन अगर कानून के तहत किसी और साइट पर हो सकता है कोई इजलास गवर्नर के इख्तियारात में है तो उन्होंने कर दिया है। अब ठीक उसके बाद हंगामा होगा, बजट तो पेश हो गया, बजट जी पास भी हो जाएगा और बजट के बारे में इतराज़ात भी आएंगे, लेकिन आखिर रियासत के मामला को चलना होता है। वो बजट को पास किया होगा गिने के, उसके अलावा ठीक बाकी जो बातें होगी, हो सकता है कि ये अदालतें इसको ज़िमनी इंतखाबात तक पोस्टपोन करें फैसले को, और ज़िमनी इंतखाबात फिर कोई फैसला करें। ठीक। रजा रोमी साहब, अपोजिशन ने हद से तजावुज़ किया जो सूरत हाल रही पंजाब में, पंजाब असम्बली में बजट इजलास के हवाले से दो इजलास हो गए, एक पंजाब असम्बली में, एक अवान इकबाल में। ठीक। रजा रोमी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अलीना साहिबा, नई तारीख रकम हुई है, बजट तो पेश हुआ लेकिन ऐवान इकबाल में, पंजाब असम्बली में नहीं। इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? क्या अपोजिशन ने हद से तजावुज़ किया है? देखिए जी, हर चीज बड़ी तारीख में पहली बार देखी जा रही है। आज आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब भी बल्कि इतने पावरफुल नजर आते हैं कि स्पीकर के लिए पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट असेंबलीज आपको पता है इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको सबसर्विएंट बना दिया जाता है, लॉ मिनिस्ट्री के मतलब मातहत कर दिया जाता है। ये भी पहली दफा देखा जा रहा है कि जी आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जवाबदेह होंगे एक 20 ग्रेड के ऑफिसर को। तो ये बड़ा कमाल है। हम डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो हमें समझ आता है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर जो कॉन्सेप्ट हमें जमहूरियत का समझ आता है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पे बेस्ड है। भाई जुडिशरी है आपकी, आपकी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। आप लेजिस्लेटर को उठा के जुडिशरी के अंडर नहीं कर देते। आप कभी भी अगर एक ब्रांच फंक्शन नहीं कर रही होती है तो बाकी जो दो होते हैं वो मीडिएट जरूर कर सकते हैं, वो इंटरवीन जरूर कर सकते हैं टू मेक द लेजिस्लेचर फंक्शन। हमें नजर इस वक्त यहाँ पर मुल्क में ये नजर आ रहा है कि एक जो आएंगे ही मेरे ख्याल से बच्चे हैं ना जो कि अपने पैरों पे ही नहीं खड़े हो पा रहे, और इनके मामला जो है उसके लिए आपको दूसरी ब्रांचेस की तरफ देखना पड़ा है, दूसरे पिलर्स की जानिब जो है वो उनको उठा के वो मामला चलाने के दिया जाता है। मेरे ख्याल से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज जिस किस्म के मामला नजर आए, पहले तो इतना ताखीर का शिकार नजर आया, वो सूबा करोड़ों की आबादी पे बेस ये पंजाब सूबा, और इस वक्त हाल इनकी संजीदगी का सियासतदानों की ये है कि बजट ही मेरे ख्याल से पहले तो पेश ही नहीं होने दिया जा रहा था। फिर जी किस किस्म की तरक्कियां नजर आती हैं सियासतदानों के मिजाज में भी। जो आपको याद होगा 2 रोज कबल भी जिस तरह के इशारे और जिस तरह के वो मेरे ख्याल से के टॉक शोज की वो डिस्कशंस का एक हिस्सा रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से पोलराइजेशन तरक्कियां हैं इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है जो कि मेरे ख्याल से आया है। लेकिन कभी भी इदारों के साथ ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा जो इस वक्त एक फर्स्ट टाइम हमारे मुल्क की हिस्ट्री में ये नजर आ रहा है। एंड ये तो हमें बात है कि आपने लॉ मिनिस्ट्री को उठा के उसको चार्ज दे दिया है कि जी वो इंडिपेंडेंट असेंबली के सारे मामला जो है लॉ मिनिस्ट्री जी। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं जो इस वक्त पंजाब असेंबली में, पंजाब में हो रहा है? अपोजिशन ने हद से तजावुज़ किया वहां पर क्या? यार, मैं किसी को मलून और मतून तो नहीं करूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि जमहूरियत और सियासत ऐसे ही चलती है और जमहूरियत और सियासत अपना रास्ता निकाल लेगी। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द या बदेर ये रास्ता निकल आएगा। अब उसमें से जो भी गलत होगा या जो कमज़ोर होगा वो हार जाएगा, जो मजबूत होगा या जो सही होगा उम्मीद रखनी चाहिए वो शायद जीत जाएगा। तो जो भी जीतेगा वो फिर उसके हिसाब से अपना मामला आगे लेके चलेगा। क्या इसके अंदर पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं? वो यकीनन पिस रहे हैं। पंजाब का सूबा पिस रहा है, वो भी पिस रहा है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन ये जो ये जो सियासत है या ये जो जमहूरियत है, फ़िलहाल इसका ताल्लुक पाकिस्तान और पंजाब के अवाम के साथ नहीं है। फ़िलहाल इसका ताल्लुक कुछ ख़ानदानों के बीच में या कुछ पार्टियों के बीच में एक मसला है जो कि पाकिस्तान के एलिट से तस्वर किए जाते हैं। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सियासत और जमहूरियत अपना रास्ता निकाल लेगी। लेकिन मुझे थोड़ा-सा 30 सेकंड दीजिएगा। जी जी मैं अलीना की जो पिछला सवाल जो उन्होंने उठाया था, जिसके अंदर उनका ख़्याल था कि आर्मी के आईएसपीआर, जी, डीजी वो क्यों आईएसपीआर वजाहत को दे रहे हैं? जी जी वो नहीं आना चाहिए। जी तो मैं जी छोटी-सी बात उस पे करना चाहूँगा। असल में देखिए, हम बड़ी मुश्किल से इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम आज बहैसियत कौम बैठे हैं। हमें 15 साल लगे हैं फ़ौज को इस लेवल पे लाते हुए जहाँ पर कि हम फ़ौज को अपनी डेली बहस का हिस्सा बना लें। कोई उसके जर्नैल को, कोई उसके तरीके को, कोई उसके रोल को किसी भी तरीके से
हमारा कोई आम आदमी का भी गुफ्तगू पूरी नहीं होती जब तक फौज का जिक्र नहीं होता। तो हम उस लेवल तक माशाल्लाह अपने ले आए हैं। अब उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ से जमहूरियत का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फौज इतनी मलून और मतून हो चुकी कि अब जमहूरियत इंशाल्लाह अब ऊपर की तरफ हो जाएगी और उसका राज हमेशा रहेगा हमारे ऊपर। लेकिन एक सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जब फौज को इतना आप डिस्कस कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में और हर कोई डिस्कस कर रहा है जिसने कभी फौज का मुंह देखा या नहीं देखा, तो फिर वो बेचारा अगर कभी कभार आके कोई अपने दिफा में कुछ कह देता है तो थोड़ी सी बर्दाश्त हमें भी पैदा कर लेनी चाहिए कि हम उसकी बात सुन लें। अगर नहीं अच्छी लगती उठा के बाहर फेंक दो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, वो भी बात ही कर रहा है ना, वो कौन सा लड़ाई कर रहा है किसी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बर्दाश्त जरूर होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, पंजाब असेंबली के बजट इजलास के हवाले से जरा क्लियर कर दीजिए, ऑपोजिशन ने अच्छा तजावुज किया वहाँ? यार दोनों ने तजावुज, हो तो कल का हमारा ये डिस्कशन थी, दोनों ने तजावुज किया, दोनों सही नहीं है, मेरी नज़र के अंदर दोनों सही नहीं है, दोनों ही गलत है। रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, जो पंजाब में बजट इजलास हुआ है, बजट तो एक ही पेश हुआ है, इजलास दो हो गए वहाँ पर, लेकिन जी, मैं पंजाब के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन मैं भी ज़रा क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। अलीना साहिबा ने जो अभी बात कही थी, शहजाद साहब ने तो एक वो दिया मौक़िफ़, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि वो बताएं आखिर के फिर क्या करें फ़ौज पाकिस्तान। अगर एक सियासी पार्टी जो है, उसका लीडर और उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो बार-बार हदफ करके एक भरपूर कैंपेन चला रहे हों आर्मी के ऊपर, और उनको ना सिर्फ ये कि उनको अमेरिका का पपेट बता रहे हों, उनके ऊपर हैशटैग बनवा रहे हों। देखिए, हम तो ये हमेशा से लिखते आए हैं, कहते आए हैं कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए और आइन में जो दायरा कार है उसमें होना चाहिए। जब वो एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है और उसको, उस प्रोपेगेंडा को मीडिया का जो है वो भी उठा रहा है, सोशल मीडिया भी उठा रहा है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करे ISPR? यहाँ वो कहेगी जी हम बिल्कुल मिट्टी के मादू बन के बैठ जाते हैं और उनको जवाब तो वो देना पड़ेगा, क्योंकि इदारे के ऊपर बात हो रही है। अगर चीफ को भी टारगेट किया जा रहा हो तो चीफ इदारा होता है, ये एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ये पाकिस्तान में थोड़ी है, दुनिया भर है कोई भी वो ऐसा इदारा। तो बात ये कि ये एक अजीबो गरीब एक सूरत हाल बन गई है और इसका जो है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज की कि ये बयानात भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये अब तो जो है कानून हरकत में आना चाहिए। बहरहाल रही बात पंजाब के बजट की, तो वहाँ पर 2 इजलास हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़े का खेज सूरत हाल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब वहाँ के पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं वो क्यों रखना डाल रहे हैं। ये बजट जो होता है ये कोई वो जो है सिर्फ शरीफ ख़ानदान का या वज़ीर आला पंजाब का या उनकी कैबिनेट का नहीं होता, ये अवाम का बजट है। इसको पास नहीं होता तो हुकूमत नहीं चलती, तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों की, जो लाखों लोग काम करते हैं पंजाब गवर्नमेंट में। अगर ये बजट पास नहीं होगा तो वो क्या चाहते हैं कि ग्रेड 1 और स्केल 2 और स्केल 3 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएं, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो बंद हो जाएं, कूड़ा उठाने वाले जो मशीनें हैं वो उनका पेट्रोल ना मुहैया हो। ये अजीबो गरीब इस मुल्क में जो है पर्सनल इंटरेस्ट और ईगो जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर गालिब आ चुका है। भाई अगर आपको प्रॉब्लम है हमजा शहबाज शरीफ से तो आप लाएं तरीके अदम एतमाद और ला के उसको नॉकआउट कर दें, या ज़िमनी इंतखाबात का वेट करें और देखिए कि आपके नंबर पूरे होते हैं फिर आप उसको निकाल दें, या अदालतों में जाएं और जाके दोबारा से उनसे कहें कि जी इसको नाअहल करार दे दें या जो भी इसका इलेक्शन का नदम करार दे दें, बुजदार को वो कर दें। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं ना मानूं कि बजट ही नहीं इजलास ही नहीं होगा। इसलिए इस सूरत हाल में कोई और तरीका नहीं था। और यहाँ पर देखिए, मतलब पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा सूबा होने के अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो हुकूमती जो एहलकार हैं वो पंजाब में एम्प्लॉयड हैं और वहाँ पर आप वो अवाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये कमाल की बात है। भाई अगर आपको बजट की तजावीज़ नहीं पसंद, आप आगे बहस करें असेंबली में, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट या रुकावट डालने वाला जो एटीट्यूड है, ये सियासत नहीं है, ये ज़ाती अना, जिद और कुछ नहीं है। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का पत्ता कट गया है, चूंकि उन्होंने वो जो
मुहावरे मुहावरे के मिसदाक जो बस होती है वो छूट गई, उनकी ट्रेन छूट गई, वज़ीर आला नहीं बन सके। अब वो हर चीज़ वो आज़मा रहे हैं कि किसी तरह से इस जी पंजाब में गवर्नमेंट को ना चलने दें। तो ये बिल्कुल गलत रविश है। ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये हर गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हों यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिन्होंने गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ दी जी 3 तारीख को, और या उसके बाद यहाँ वो स्पीकर साहब हों जो 10 तारीख को वोटिंग ही नहीं होने दे रहे थे, या ये पंजाब के गवर्नर हों जो हलफ ही नहीं उठाने दे रहे थे, और या ये स्पीकर हों, ये सब के सब अपने आईनी फ़राइज़ मनसबी जो है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये वक्त आ गया है कि इसको लाइटली ना लिया जाए। मीडिया में ठीक तो है इसको एक थिएटर या एंटरटेनमेंट की तरह, एक सोप ओपेरा की तरह पेश किया जाता है। ये भी जी गलत रवैया है। ये पॉपकॉर्न टाइम नहीं है, ये सीरियस मामलात हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कानून हरकत में आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासे जाहिर कर दिए हैं, अवाम को कितना एतमाद है इन असासों पर, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के 2021 के असासों की जाहिर करदा असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। अवाम को कितना एतमाद है? रज़ा रोमी साहब, इन असासों पर आप क्या समझते हैं? देखिए, असासे ज़ाहिरी बात है, मैं आज ही जारी हुए, मैंने उनको तफसील में नहीं देखा। जी लेकिन ये कि यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत जो होती है सियासत में, सियासी पार्टियों में, उसको बढ़ावा देती है। और ये इसको जो है, मैं समझता हूँ कि इनकी बाकायदा स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो डिक्लेयर कर दिया जाए, कोई तरीकाकार होना चाहिए जिससे ये भी पता लगे कि सही एहसासे डिक्लेयर हुए भी हैं कि, या ये भी एक बार फिर गोली दी गई है अवाम को। तो जहाँ तक उनकी है, आप देख लीजिए कि असासों में तो सभी के इजाफा हुआ है, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट में हो या जो साबिक हुकूमत थी। वैसे तो फरा गोगी साहब के साहिबा के भी असासों में 3 गुना इजाफा हुआ है, खान साहब के असासों में भी हुआ है, और दीगर सियासतदान जो हैं उनका भी हुआ है। और कुछ तो मुझे बड़े अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, 10 करोड़ और 70 करोड़, और ये वो, इससे तो कहीं ज़्यादा दौलत है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के पास। बहरहाल ये एक वो तरीका है कि इसकी मजीद स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम श्योर के रूल्स में ये बात होगी, उसको भी देखना चाहिए। और ये एक ऐसा सिलसिला है, यही एहतसाब, देखिए इदारे मजबूत होते हैं तो एहतसाब होता है। सिर्फ केस बना देने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से एहतसाब नहीं होता। आपको ये चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ती हैं। आपको इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जो है उसको खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना पड़ता है, ताकि वो खुद जांच पड़ताल करे, नोटिस ले। जी इसी तरह दीगर जो अहम इदारे हैं, अदलिया भी उसमें शामिल है। जब तक वो आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होंगे तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कल्चर नहीं पनप सकता। जी शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट के साल 2021 के असासे जाहिर किए हैं, अवाम को कितना एतमाद होगा इन पर? अच्छा देखिए, मैं बड़ी हद तक समझता हूँ कि ये असासों को हमें मान लेना चाहिए, इनको दुरुस्त मानना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए असल में हमारे 3-4 ही तो, इस किसी भी रियासत के अंदर 3-4 ही तो उसको सतून होते हैं। अदलिया के बारे में बदकिस्मती से हम कहते हैं कि अदलिया आसानी से, मैं बिकने का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर फ़ौज के बारे में हमने कह दिया है कि ये तो सियासत में हर वक्त मुलव्वस होती है और ये हुकूमतें बनाते हैं, जमहूरियत के बिल्कुल ज़िद के तौर पे काम करती है जो फ़ौज है। मीडिया के बारे में भी इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि बटा हुआ है, बिका हुआ है, ये है, वो है। तो एक आ जाके एक इंस्टीट्यूशन रह गया हमारे पास, पार्लियामेंट हम कहते हैं, वैसे ही काम नहीं करती। तो एक ही सियासतदान ही हमारे पास एक ऐसा इदारा है जिसको कि हमें कम से कम, वरना अगर वो भी ख़त्म हो गए तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? तो अब आप देखिए, दूसरी बात ये है, तो इसलिए हमें उनके असासों को मनोअन कबूल कर लेना चाहिए कि यही हकीकत है, यही सच्चाई है, और यही वो लोग हैं जो कि हमें इंशाअल्लाह हमें सही रास्तों पे लेके चलेंगे। और उसके बाद अभी तो नैब का कानून चंद दिन पहले ही तो पास हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आपके बेटों, बीवी, बच्चों के पास अगर असासे उनके नाम पे हैं तो आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़ाहिर है कि फिर वो अगर उनके पास हैं, लेकिन जिनके जो हमारे सियासतदान हैं उनके पास नहीं है, या वो कोई कहता है मैं सिर्फ 20-23 लाख है मेरे पास, तो मैं यही कोई 23 लाख है, कोई कहता है गाड़ी कोई नहीं है।
तो ये तमाम चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, क्योंकि कम से कम एक आध इदारा हमें इस मुल्क में ज़रूर कायम रखना चाहिए ताकि वो फले फूले और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। और सिनिकल भी, अब मैं आई मे साउंड सिनिकल, बट आई रियली बिलीव कि कोई एक आध इदारा तो हमें बचाना चाहिए। तो मेरी नज़र के अंदर हमें कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको ज़रूर मान लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ये वाक़ई में बिल्कुल ठीक हैं, सच्चे हैं, और अब तो कोई रह भी नहीं गया इनको पूछने के लिए ना। कानून भी बन गया और कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, तो रज़ा रूमी आप किसके थ्रू पूछवाएँगे? एफआईए वाले बेचारे वैसे ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं, नैब वैसे ही ज़ीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो अब पीछे क्या रह गया? तो मेरा ख़्याल है कि बस इनको चलने दें, ठीक है, मान लें इस बात को, और अगर आप नहीं भी मानेंगे तो आप कोई क्या कर सकता है? तो इसलिए लेट्स एक्सेप्ट इट। अलीना साहिबा, आप क्या समझती हैं, कितना एतमाद होगा आवाम को? नहीं, मेरे ख्याल से आवाम को तो बड़ा एतमाद है। जो इनकी एसेट्स की डिटेल्स नजर आती है, आपने गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, बड़ा कुछ, ये तो मेरे ख्याल से हज़ारों कनाल वगैरह में सारे जो अपनी दौरे हुकूमत में जो कुछ हो रहा होता है और जो कुछ रिवील अनफोल्ड हो रहा होता है, मेरे ख्याल से आवाम तो और एक आम आदमी के बस से अब ये चीज़ें बहुत आगे की नजर आती है। आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस इलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा बनेगा या इलेक्शन कभी लड़ेगा, कभी लड़ के जो है वो इन असेंबलियों में जो है वो दीगर अवाम की नुमाइंदगी कभी कर सकेगा, जितने करोड़ों और अरबों में जो है ये अब इसको एक सियासत को एक खेल बना दिया गया है। जितना पैसा जो है वो सेनेट की सीट हो, तमाम चीज़ों पे लगाया जा रहा है। अभी मैं बात करी थी गिलगित बल्तिस्तान के जो करंट वजीर आला हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि जी हाँ, उनके वुज़रा को अरबों और करोड़ों की जो है वो ऑफरें की जा रही हैं जस्ट सो दैट कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वो एक सपोर्ट कर सके। तो मेरा ख्याल से बहुत कुछ जो है वो आवाम बड़ी चीज़ों पे हैरान भी है, परेशान भी होते हैं, लेकिन आवाम को मेरा नहीं ख्याल है ये, मेरी ख्याल से ये चीज़ जो है अच्छी बात है। एसेट जो है वो डिक्लेयर होके सामने आना, उनके असासों की तफसीलात जो है वो सामने आती हैं। बट लाइक रजा सेड कि स्क्रूटनी का जो प्रोसीजर है ना, उसको भी आपने उतना ही इफेक्टिव बनाना है, वरना ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छी है, प्रैक्टिकल पर्पस जो है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता इसका कोई। आप जारी कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव आप इसको तभी बना सकते जब मेरा ख्याल से स्क्रूटनी का वो प्रोसेस को अगर आप उसको इफेक्टिव बनाने की तरफ है। और अदरवाइज ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि सियासतदानों की असासों की तफसीलात जो है, लेकिन बड़े उसमें होशरबा इजाफा नजर आता है, उसमें बड़ी जाहिर है सियासतदानों की तरफ से उसमें बड़ी कभी कभार ऐसा नजर भी आता है कि प्रेशर देने की कोशिश किया जाता है कि वो खुद भी उस पर बज़ाहिर बड़ा हैरान होते हैं कि किस तरह से बहुत चीज़ें मल्टीप्लाई कर जाती हैं। आपको फराह खान की अभी जिस तरह की हमें तफसीलात से हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से वही है, जो पिछले पौने 4 साल से में जितनी प्रॉपर्टीज और जितनी उनके एसेट्स मल्टीप्लाई किए हैं, इस वक्त फराह खान के सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क का एक अहम बुनियादी मसला वो है। उसको मेरे ख्याल से हुकूमत जो है उसकी एक्टिव नजर आ रही है, उसको सबसे पहले टेकअप करना चाहिए कि किस तरह से उनके एसेट्स से मल्टीप्लाई किए। लेकिन मेरे ख्याल से इसी तरह से है सियासतदान जब ये आते हैं मुल्क को पर हुक्मरानी करने के लिए, तो चीज़ों में भी काफ़ी एक मेनी फोल्ड जो है वो इजाफा नजर आता है। जी सज्जाद मीर साहब, सियासतदानों के जो जाहिर करदा असासे हैं, आवाम को कितना एतमाद है इन असासों पर? दिल तो मेरा करता है कि मान लिया जाए, जैसे सरदार चौधरी साहब कह रहे हैं, वो सार्कास्टिकली कह रहे होंगे, लेकिन मैं जिंदगी से समझता हूँ कि और चारा कार कोई नहीं है मानने को। लेकिन कुछ प्रॉब्लम पैदा होते हैं। रज़ा रूमी ने इशारा किया था, अब अगर शहबाज शरीफ के असासे 10 करोड़ हैं और एक नजीब हारून जो कि MNA है और एक इंजीनियर है, सिर्फ अपनी फर्म चलाता है, वो सिर्फ इनकम टैक्स 11 करोड़ देता है, वो भी असेंबली का नंबर है। बड़ी उसमें अजीब कैफियत होती है। मैं कैसे मान लूँ कि शहबाज शरीफ 10 करोड़ का आदमी है, इससे ज़्यादा करने की। इमरान खान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसकी तो पॉकेट ही नहीं है, जेब ही नहीं है, और जेब होगी तो उसमें पर्स नहीं होता, वैलेट नहीं होता, कोई कोई बटवा नहीं होता, वो लेके चलता ही नहीं है। उसका खाता तो अपना है, अपनी दुनिया है उसकी। और उसके असासों में जितना हम समझते थे तस्करा आया, इसलिए इजाफा हुआ है, शायद तोशा खाने के पैसे उसने ज़ाहिर किए हुए हैं, वो तो ज़ाहिर नहीं किए। अब इस सब ने अपने अपने असासे ज़ाहिर कर दिए हैं, इसके बाद क्या होगा? कोई अदारा है जो इसकी स्क्रूटनी करे? सेनेट का दादा बना दीजिए, सेनेट और पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दीजिए जो इन चीज़ों असासों की स्क्रूटनी करे। अपना बना दीजिए, अपने PS का बनाइए, बाहर से ना बनाइएगा, किसी अदालत के पास ना जाइएगा, किसी और अदारे के पास नहीं जाइएगा, अपने ही अदारा बना दीजिएगा। वो कम से कम चेक करें कि ये असासे जो आए हैं क्या इतने ही असासे हैं इस बेचारे के। किसी के पास गाड़ी नहीं होती, किसी के पास घर नहीं होता,
और ऐसी जिंदगियां गुजारते हैं कि आप देखकर रश करते हैं कि ये क्या जिंदगी है जो वो गुजार रहे हैं, और असासे जब देखा जाता है तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। अब 10 करोड़ के असासे जो हैं ये मतलब मैंने शहबाज शरीफ का दानिस्ता नाम लिया, कहीं ये ख्याल ना हो कि मैं इमरान खान पर कोई इतराज़ करना चाहता हूँ, इमरान खान के क्या असासे नहीं है, लेकिन उसके 10 करोड़ के असासे हैं। और वो शख्स जो कि नाराज़ था इमरान खान से और अभी शायद अहमद खान के साथ मिला है, नजीब हारून, वो 14 करोड़ रुपया टैक्स देता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, आप कमाते हैं, आप डिक्लेयर करें भाई। और हम क्या कहते हैं, ये एक रस्म अच्छी पड़ गई है, अच्छा हो गया कि अब ऐलान होना शुरू हो गया है कि फलां के असासे इतनी है, फलां के असासे इतनी है। इस पर गुफ्तगू भी होती है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, ठीक है। रूबी भी करता है, हम देखते हैं कि इतने असासे हैं कि नहीं है। लेकिन ये मसला ये है कि ये असासे मान लिए जाएं बस, और कुछ हमारे चारा नहीं रहता। जी हम क्या बिल्कुल ठीक। एक और अहम मामला है, मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है शुगर कमीशन को लेकर। क्या लगता है शहजाद चौधरी साहब, आपको मुनस इलाही गिरफ्तार हो सकते हैं? क्योंकि मुनस इलाही साहब ने बिल्कुल इस हवाले से वाजे किया है कि ये हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, पीटीआई के साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। जो शुगर मिल्स में सरमायाकारी के हवाले से मुझ पर बातें हो रही हैं वो सब डिक्लेयर है, गिरफ्तारी का इम्कान है उनकी? हाँ यार, वो आजकल वो तरबूज का सीज़न है, तो वो एक पंजाबी का एक वो बनी हुई है, एक बात बनी हुई है कि जेड़ा कट्टो वो ही लाल, तो जिसको तोड़ोगे वो लाल निकलेगा अंदर से। तो ये हाल है अनफॉर्चुनेटली, मुनस इलाही हो या कोई और इलाही हो या कोई और हो, एनीबॉडी जिसको भी देखोगे उसके अंदर कोई ना कोई कहानी एक छुपी हुई है। वो आसिफ खोसा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मिस डूइंग और समथिंग। क्राइम की बात की थी, मैं क्राइम का लफ्ज़ नहीं कह रहा जान के, लेकिन बात यह है कि बस अनफॉर्चुनेट यही है यार। देखो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल कितने ज़्यादा हैं, हमारे पास टीटीज़ का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। एक तो बेचारे वो इतने लंबे चलते हैं कि वो जो उनके विटनेसेस होते हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, वो मतलब बेचारे ज़िंदगी छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ख़त्म हो जाते हैं, तो किस किस को पकड़ोगे? दूसरी बात, हमें हमेशा ये कहा गया कि यार ये जो फ़ौज है ये इस तरह के इदारों को इस्तेमाल करती है, करप्शन के मामलात में उलझाती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में उलझाती है, वो सब गलत होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो एक सिविलियन गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक जमहूरी निज़ाम है, जिसके नीचे एक और बंदा, और आज मैं सुन रहा था राना सना साहब कहते हैं कि ये हमने नहीं किया हुआ, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई, ही ये जी जी। इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो बस यार क्या ये देखो, ऐसे ही ये जिसकी मरोड़ा जा सकता है हाथ, उसको मरोड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, मरोड़ने वाले भी मौजूद हैं, और जिसका मरोड़ा जाएगा वो ज़रूर मुड़ जाएगा। तो ये हालात है, सब जिसको कट्टो वही लाल है। मीर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं पहले आपसे ही जवाब ले लेता हूँ इस हवाले से। आप मुनस इलाही गिरफ्तार हो सकते हैं? मुनस इलाही जो है ना वो बहुत आगे चले गए हैं। जो शुजात ने इस खानदान को बहुत संभाल के रखा हुआ था, वो इसके हेड थे, बहुत तरीके से वो इस खानदान को लेके जा रहे थे, और परवेज इलाही को बिल्कुल अपने सके भाइयों की तरह से आगे लेके बढ़ रहे थे। असल लेगेसी तो ज़हूर इलाही की थी ना जी, ये मंजूर इलाही जिनकी ये औलाद है, परवेज जी इलाही और इलाही उनकी औलाद है, इनका सियासत में हिस्सा नहीं था। जो ज़हूर इलाही के भाई ज़हूर थे, ये साथ वाला घर उन्हीं का था, वो ये उस घर में रहते थे, हमने इनको देखा है उस ज़माने में भी। इन्होंने मुनस इलाही कुछ बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सियासत में ये सूरत पैदा कर दी कि पहली बार ये ख्याल पैदा हुआ है कि चौधरी फैमिली में रिफ्ट है। शुजात हुसैन के बेटे जो हैं वो बैठे हुए हैं बाकी हुकूमत में, और जो परवेज इलाही और उसका बेटा है वो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, और जिससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। कभी परवेज इलाही के बारे में ये इमेज नहीं था जो इस बेटे ने बना दिया उसके बारे में। अब ये सियासत कर रहे हैं, ये फंसे थे, ये पिछले ज़माने में ज़माने में इनका नाम आया था कि ये हर ज़माने में बच जाते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में बच गए, इस ज़माने में बच गए, उस ज़माने, ये बहुत सलीके के साथ, अपनी वज़नदारी के साथ, जी। अपने तरीके के साथ, अपने ढंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आके ये हो गया कि इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है जो तू कर रहा है, तो आप तुझे देखते हैं, तेरे खिलाफ केस है, हमने नहीं बनाए, इससे पहले बनाए, इमरान खान के ज़माने तो बने अब हुए मीर हैं। साहब क्या लगता है आपको, गिरफ्तार हो सकते हैं मुनस इलाही साहब? गिरफ्तार हो सकता है, पर क्या फायदा है मुनस इलाही को गिरफ्तार करने का, क्या फायदा है? ठीक है, गिरफ्तार हो सकते हैं, उससे आपका पॉइंट है। कम होंगे, असल प्रशासन उससे बहुत कम होंगे। राइट। अलीजा साहब आपको क्या लगता है, मुनस इलाही की गिरफ्तारी अमल में आने वाली है अगले चंद रोज में? जवाब इसमें क्या सर,
सच है क्या झूठ है वो तो आने वाले टाइम्स में भी पता चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसा मुकदमा हमें नजर आया जिसमें हमें कन्विक्शन भी दिखाई दे रही हो, किसी सियासतदान पे आपने कोई मुकदमा किया हो, और हम तो यही देखते हैं ना कि मेरिट जिस चीज से डिटरमिन होता है दैट इज द पेनल्टी ऑफ कन्विक्शन इन पर्टिकुलर क्राइम, जो कि एक लिटमस टेस्ट के तौर पे जो है वो साबित होता है। हमारे मुल्क में इस वक्त जितने हजारों इस वक्त मुकदमे हमने देखे, इवन पिछले दौर में भी किस किस पे आपने केस होता हुआ मुकदमा होता हुआ नहीं देखा। आसिफ जरदारी से लेकर हुसैन लवाई से लेकर अनवर मजीद से लेकर वो सारे आपको पता है फालूदे वाले के तमाम किस्से हमें बताए जाते थे। मुफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफी, शाहिद खाकान अब्बासी, किसी को नहीं छोड़ा गया। शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, जी सबके ऊपर केसेस किए गए, लेकिन कन्विक्शन किसमें नजर आई है? इस हिसाब से हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे मुल्क में कोई चोर नहीं है, किसी पॉलिटिशियन ने कभी कोई जुर्म नहीं सरजद उससे हुआ है, कभी इस मुल्क में पैसा लूटा नहीं गया, कभी इस मुल्क से पैसा बिल्कुल बाहर नहीं ठीक किया है, गया। कथा क्योंकि कराने कुछ की तो माजरत चाहूँगा, नहीं प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपका पॉइंट भी आया। अलीना शिगरी साहिबा, रजा रोमी साहब, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए।